आज अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक सामाजिक विज्ञान हमारा पर्यावरण से अध्याय 4 वायु के अंतर्गत भाग 5 में चर्चा करेंगे वायु दाब की। गत वीडियो आपने देखे जिसमें हम चर्चा कर चुके हैं वायुमंडल के संगठन, संरचना, मौसम और जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों पे भी हम बात कर चुके हैं। कुछ वायुमंडलीय दशाओं की बात कर रहे थे जिसमें हमने गत वीडियो में तापमान पे चर्चा की थी। आज उसी चर्चा को बढ़ाते हैं, वायुदाब पे चर्चा करेंगे। तो निकाल कर कॉपी पेंसिल हो जाइए तैयार। तो प्यारे बच्चों, वायुदाब जो शब्द है, देखिए वायुदाब यानी कि वायु पे लगने वाला दाब, ये शब्द सुना है। यानी कि हम पर भार किस चीज़ का है? वायु है हम पे, और उस वायु का क्या है? हम पे भार है। क्या कभी महसूस किया है आप लोगों ने? आभास हुआ है कभी आपको कि हम पे किसी चीज़ का भार है? क्यों नहीं होता है आभास? कारण मैं बताता हूँ। देखिए, यहाँ पर सवाल आपके लिए है, वायुदाब को क्या हम आभास कर सकते हैं? तो आपका जवाब है, हम आभास नहीं कर सकते हैं, हमें आभास नहीं होता है। परंतु हम पे भार तो होता है। उसका कारण क्या है आभास नहीं करने का? क्योंकि जो भार हम पे लगता है वह सभी दिशाओं से लगता है। खाली सारा भार सर पे ही नहीं आ रहा है, बाजू पे आएगा, कंधों पे आएगा, साइड से आएगा, सभी दिशाओं से हम पे क्या है? वायु का भार लग रहा है। इसलिए वो क्या होता है? वो बढ़ जाता है, और बढ़ने के कारण वो आभास नहीं कर पाता है। तो प्यारे बच्चों, इस चित्र पर नज़र डालिए। ये चित्र भली भांति हमें जानकारी देता है वायुदाब को समझने में। देखिए, सबसे पहले आप ये देखिए, ये एयर प्रेशर यानी कि वायु का दाब, यानी कि हम जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे वायु का दाब क्या होगा? घटता चला जाएगा। यानी कि, और ये दाब बनने का प्रमुख कारण क्या है? प्रमुख कारण है गुरुत्वाकर्षण बल। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही हम कोई चीज़ का भार एहसास कर पाते हैं। क्योंकि अगर आप चांद पे जाएंगे तो वहाँ वायुदाब का आभास होगा क्या? नहीं होगा। परिणाम स्वरूप कारण क्या है उसका? उसका कारण है वहाँ वायुमंडल ही उपस्थित नहीं है, और वायु ही नहीं है, और भार भी नहीं महसूस करेंगे। कारण क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल 1/6 है। इसका अध्ययन पहले वाले वीडियो में हम कर चुके हैं। डिटेल से आगे देखते हैं। प्यारे बच्चों, ये चित्र किसका है? इसको हॉट एयर बैलून कहते हैं। कई बार आपने आकाश में उड़ता हुआ देखा है। ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है? इसमें गर्म वायु होती है। गर्म वायु क्या है? हॉट एयर। गर्म वायु, हॉट एयर जो है, गर्म वायु कब होती है? नीचे से क्या किया जाता है? इसमें एक बर्नर होता है जो इसको गर्म करता है, और हवा को गर्म होती है। और जैसे जैसे हवा गर्म होती है, वायु क्या हो जाती है? हल्की हो जाती है। गर्म होने पर वायु हल्की होगी, हर हल्की होने से वह ऊपर की तरफ उड़ना प्रारंभ कर देता है। तो कहीं ना कहीं वायुदाब का सिद्धांत इस पे कार्य कर रहा है। आगे देखते हैं कुछ खास बातें। क्या आप जानते हैं? अभी हमने कुछ बातों की चर्चा की, और उन्हीं रहस्यों से जुड़ी हुई बातें आगे देखते हैं। पहली बात, चांद पर वायु नहीं होती है, अतः वहाँ वायुदाब भी नहीं होता है। इसे कॉपी में नोट कर लीजिएगा। देखिए, अंतरिक्ष यात्री जब चांद पर जाते हैं तो वे विशेष रूप से सुरक्षित हवा से भरी हुई अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं। एक सुरक्षित पोशाक है। कैसी पोशाक है? ये देखिए, ये अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा पहने जाने वाली विशेष पोशाक देखी है कभी? टीवी पे देखी है ना? बिल्कुल यही, ये एस्ट्रोनॉट की पोशाक है। अंतरिक्ष यात्री जो अंतरिक्ष में जाते हैं, विशेष सूट बना रहता है जो गुरुत्वाकर्षण, क्योंकि वहाँ गुरुत्वाकर्षण भी नहीं है, गुरुत्वाकर्षण से सुरक्षा करेगा, वायुदाब से सुरक्षा करेगा, और इस तरीके का कवच रहेगा कि अंतरिक्ष यात्री अपने कार्य को अच्छे से वहाँ पूरा कर सकें और वो सुरक्षित रहें। इसलिए तो क्या पोशाक बनाई गई? अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक विशेष पोशाक बनाई गई। आगे देखिए, आगे लिखा है, यदि वे इस अंतरिक्ष पोशाक को न पहने तो, अब सवाल आता है, मान लो ये ना पहन के गए तो अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर द्वारा विपरीत बल लगने के कारण
उनके शरीर पर क्या लगेगा, विपरीत बल लगेगा, क्योंकि वो ऊपर जा रहे हैं, विपरीत बल लगेगा तो उनकी रक्त शिराएं फट सकती हैं, जिससे अंतरिक्ष यात्री रक्त स्रावित हो सकते हैं। तो रक्त शिराएं, हमारी जो वेन्स हैं वो फट जाएंगी क्योंकि भार। तो अब मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं जिसका आभास आपने किया होगा। देखो, कई बार आपको गर्मियों के समय में क्या आ जाती है, नक्सीर आ जाती है। तो नक्सीर आ जाती है क्योंकि उस समय वायुदाब क्या हो जाता है, थोड़ा बदलाव आता है। आप कई बार ऊंचे वाले स्थानों पर चढ़ाई करते हैं, चढ़ाई करते करते अचानक से नाक में से खून निकलने लगता है, क्योंकि ऊंचे स्थानों पर जा रहे हैं। तो दाब में क्या देखने को मिल रहा है, परिवर्तन देखने को मिल रहा है। आगे जानेंगे कितना परिवर्तन होता है, तो निरंतर देखते रहिए वीडियो को। तो बात कर रहे थे ऊंचाई पे जाएंगे तो दाब में क्या होगा, परिवर्तन होगा। नीचे दाब अधिक और ऊपर जाने पे दाब में क्या आती है, कमी आती है। तो इसके कारण क्या होता है, हमारे शरीर में जो रक्त स्राव हो रहा है उसको संतुलित करने में इसी वायुदाब का तो योगदान है, और वो बैलेंस करके हुआ है। जैसे ही वायुदाब में गड़बड़ाहट होती है, हमारे नाक से खून आना शुरू हो जाता है, जो नक्सीर के रूप में जाना जाता है। तो समझ गए। इसी तरीके से प्यारे बच्चों, जब कुछ वायुयान में लोग यात्रा करते हैं, एरोप्लेन से जाते हैं, तो उन्हें पहले से निर्देश दे दिए जाते हैं, निवेदन उनसे किया जाता है कि वो अपने साथ फाउंटेन पेन या जो पेन होता है लिखने का, उस पेन को अपने साथ ना लेके जाएं। कारण क्या है, अगर लेके जाएंगे, क्योंकि वायुयान उड़ेगा, ऊंचाई में जाएगा तो दाब में परिवर्तन होगा, और दाब में परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप उसकी जो शाई होगी वो पेन से स्रावित हो जाएगी, बाहर आ जाएगी, और उनके कपड़े खराब हो जाएंगे। तो इसीलिए ऐसे निर्देश दिए जाते हैं जिसका पालन करना चाहिए। और वायुयान में भी एक निर्धारित वायुदाब बना रहता है, उसका एक सिस्टम होता है जिसके बारे में विज्ञान में बहुत सारी बातें बताई गई हैं। आगे देखते हैं। ये अंतरिक्ष पोशाक हमने देखी, समझ गए। अगली है, इसकी परिभाषा पे नजर डालते हैं। वायुदाब की परिभाषा क्या होती है, लिखिए इसको। वायुदाब पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब। पृथ्वी की सतह, हम सतह पर हैं, इस सतह के ऊपर किसका भार, वायु का भार, वायु का भार यानी कि वजन, वो लगाया गया है। और उससे क्या पैदा हो रहा है, उससे पैदा हो रहा है दाब। तो वो कैसा दाब था, किसका दाब था, वायु का था। तो इसलिए उसका नामकरण क्या कर दिया गया, वायु दाब कह दिया, जिसको इंग्लिश में एयर प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं, एयर प्रेशर कहा जाता है इसको। आगे देखिए, कुछ खास बातें अभी भी बात की थी, अब उनको लिख लीजिए। क्या है, वायुमंडल के ऊपर की ओर जाने पर दाब में कमी आती है या वह गिरने लगता है। अभी बात की थी, ऊंचे स्थानों पर जाएंगे, पर्वतीय स्थानों पर, पर्यटक स्थान ऊंचे स्थानों पर है, कुल्लू है, मनाली है, जब चढ़ते हैं, ऊंचाई पे पहुंचते हैं तो कुछ हमें बदलाव देखने को मिलता है। अभी बात की थी, नाकों से रक्त स्राव हो जाता है। तो नोट कर लीजिए कितना है, ऊंचाई पर जाने पर औसत आप कितनी ऊंचाई पे जाएंगे, 300 मीटर की ऊंचाई पर आप गए, इतनी ऊंचाई पे गए, इतनी ऊंचाई पे जाने पर 34 मिलीबार दाब में क्या आती है, कमी आ जाती है। यही लिखा है, 300 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 34 मिलीबार वायुदाब की क्या आती है, कमी आती है। मैंने क्या कहा था, जैसे जैसे ऊपर जाओगे दाब घटता चला जाएगा, समझ गए। क्योंकि ऊपर क्या है, धूल के कण, जलवाष्प, ये तो है ही नहीं। वायु भी क्या हो जाती है, विरल हो जाती है, हल्की हो जाती है, तो आप पे भार किसका रहेगा, नहीं रहेगा, इसलिए क्या है, कम हो जाता है। आगे देखिए, समुद्र स्तर पर, अब आपके मस्तिष्क में ये आ रहा है कि सर हम ऊंचाई में तो जाते हैं तो वहां तो दाब क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो अधिक दाब कहाँ मिलेगा। तो दाब कहाँ मिलेगा, समुद्र जल स्तर, जो समुद्र का किनारा है, ठीक है, जिसको MSL कहा जाता है, औसत समुद्र तल, मीन सी लेवल, औसत समुद्र तल कहते हैं, वहां पर सर्वाधिक वायुमंडलीय दाब रिकॉर्ड किया जाता है। मैं आपको जानकारी दे दूं
कि अब तक का विश्व का सर्वाधिक वायुमंडलीय दाब साइबेरिया में 1083.8 मिलीबार। ये साइबेरिया में अगाता नाम का एक स्थान है, वहाँ पर सर्वाधिक दाब रिकॉर्ड किया गया, वायु दाब। और न्यूनतम कहाँ होता है? न्यूनतम रिकॉर्ड किया जाता है चक्रवात आते हैं, जब चक्रवातों पर लो प्रेशर बनता है, निम्न दाब होता है। आगे देखते हैं। एक खास बात, ताप और दाब में विपरीत संबंध पाया जाता है। कैसे? समझिए इसको। देखिए, इस चित्र को देख लीजिए। इस चित्र के माध्यम से ये सूर्य है, दिन का समय है। सूर्य से हमने पढ़ा एकमात्र स्रोत है जिससे हमें प्रकाश प्राप्त होता है प्राकृतिक रूप से। अब सूर्य से ताप आ रहा है तो वो क्या करेगा? जो सतह होगी उस सतह को क्या करेगा? सतह को क्या कर देगा? गर्म कर देगा। सूर्य से क्या होगा? उसने क्या कर दिया? सतह को गर्म कर दिया। अब गर्म करने से जहां सतह गर्म होगी, यानी कि टेम्परेचर कैसा हो गया? हाई टेम्परेचर हो गया। हाई टेम्परेचर हुआ तभी तो क्या हो गई? गर्माहट आई। और गर्माहट होने से हाई टेम्परेचर होगा, इसका मतलब वहां पर क्या बनेगा? लो प्रेशर बनेगा या लो प्रेशर पाया जाएगा। समझ गए? यानी कि उच्च ताप तो क्या होगा? वहां पर निम्न दाब पाया जाएगा। यही चीज यहां लिखी है, इसको कॉपी में लिख लीजिए, क्योंकि ये ऐसा सिद्धांत, ऐसा नियम है जो आगे चलकर वायु के चलने पर उसके संचरण के बारे में भी जानकारी इसी पर निर्भर करती है कि वायु हमेशा कैसे चलती है, पवन कैसे चलती है। वो इसी सिद्धांत पे चलती है। हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर वायु गति करती है, जो आगे हम वीडियो में देखेंगे। अगला है, अगर उच्च ताप है तो निम्न दाब होगा, और इसके विपरीत अगर निम्न ताप है यानी कि लो टेम्परेचर है तो क्या होगा? उच्च दाब यानी कि हाई प्रेशर बनेगा। समझ गए? अब निम्न ताप कहाँ मिलेगा? निम्न ताप बर्फीले इलाकों में मिलेगा, जहाँ तापमान कम है, तो वहाँ लो टेम्परेचर। तो इसकी तुलना में ये सतह थी और ये मैंने क्या कर दिया? सागर। अब सागर में आप ये देखिए कि सतह या भूमि की तुलना में जो जल है, भूमि जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी हो जाती है, और जल धीरे धीरे गर्म होता है और उसको समय भी लगता है ठंडे होने में। ठीक है, पर यहाँ पर हम देखें तो दिन के समय दोनों में से अगर तुलना करें, आप देखें दोनों में से कि सागर जल्दी गर्म होगा या भूमि की सतह पहले गर्म होगी, तो आपका जवाब होगा सर जो भूमि है, स्थल भाग है, वो पहले गर्म हो जाएगा और ज़्यादा जल्दी गर्म होगा। उसके बनिस्पत जो समुद्र है, सागर का जल है, वो धीरे धीरे होगा। तो यहाँ पर हाई टेम्परेचर से लो प्रेशर जनरेट हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर लो टेम्परेचर है तो लो टेम्परेचर है तो क्या बनेगा? यहाँ हाई प्रेशर बनेगा। समझ गए? यहाँ पर सतह पर तो क्या बन गया? निम्न दाब, निम्न दाब बन गया। और सागर पे क्या बन गया? उच्च दाब बन गया। और हवाएं कैसे चलती हैं? उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं। यही चीजें हैं, ध्यान रखना, आगे इन्हीं को काम में लेंगे। इस चित्र में यही प्रदर्शित किया जा रहा है। ये देखिए सूर्य का समय क्या कर रहा है? हाई टेम्परेचर, तापमान कैसा हो रहा है? ताप ज्यादा हो गया। ताप ज्यादा होने से उसके संपर्क में जो वायु आती है, वो वायु क्या हो जाती है? हल्की हो जाती है। हल्की होकर कहाँ जाएगी? ऊपर जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी। तो क्या करेगी? यहाँ पर कैसा दाब कैसा बनाएगी? दाब बनाएगी निम्न, क्योंकि वायु क्या हो गई है? हल्की हो गई है। हल्की हो गई तो भार क्या लगाएगी? कम लगाएगी। तो इसलिए वहां क्या लिखेंगे? निम्न दाब लिखेंगे। इसके विपरीत अगर हम देखें, यहाँ सूर्य है और यहाँ बादल हैं, तो बादल हैं तो क्या होगा? तापमान कम होगा। तापमान कम होने से ताप कम होगा। जब ताप कम होगा तो लो टेम्परेचर, तो लो टेम्परेचर होने से क्या होगा?
हवा क्या करेगी, वायु क्या हो जाएगी, भारी हो जाएगी। लो टेम्परेचर क्या करता है, संघनन कर देता है, तो वायु क्या हो जाएगी, ठंडी होगी। ठंडी होकर वो कहाँ होगी, नीचे की तरफ बैठेगी। नीचे की तरफ बैठेगी तो वो कैसी होगी, भारी होगी। भारी होने से क्या होगा, लो टेम्परेचर, तो प्रेशर कैसा हो गया, उच्च दाब। अब हवा जब ठंडी हुई, ठंडी होने से क्या होगी, भारी हो गई। भारी होने से दाब कैसा लगेगा प्यारे बच्चों, दाब लगेगा उच्च। समझ गए, मतलब सारा खेल इसी वायु का है। हल्की वायु कम दाब लगाती है और भारी वायु कौन सी होती है, जो ठंडी वायु होती है वो भारी वायु होती है और वो दाब क्या लगाएगी, भार ज्यादा लगाएगी। समझ गए, आगे देखते हैं। अब आप लिख लीजिए कि औसत वायुमंडलीय दाब कितना होता है। अब तक हमने सर्वाधिक जाना, न्यूनतम जान लिया, अब औसत कितना है, 1013.25 मिलीबार। 1013.25 मिलीबार, ठीक है। 1013.25 मिलीबार जो है, मिलीबार इसकी इकाई होती है, मानक इकाई है। दाब को मापने की मानक इकाई को क्या कहते हैं, मिलीबार, और इसको एमबी से रिप्रेजेंट किया जाता है, एमबी से काम में लेते हैं। तो एमएसएल एक खास बात है, इसको भी आप नोट कर ले, अभी पहले भी मैंने बताया था। इसका मतलब होता है औसत समुद्र तल, मीन सी लेवल। औसत समुद्र तल यानी कि हमारे पृथ्वी पर अगर निम्नतम सबसे नीचे का भाग देखा जाए तो वो क्या है, वो समुद्र है। समुद्र जो है वो सबसे लोवेस्ट पॉइंट है। भूगोल में आप याद रखिए, सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हैं जिसके अंतर्गत याद रखेंगे कि किसी भी स्थान की ऊंचाई, दाब किससे लिए जाते हैं, औसत समुद्र तल से लिए जाते हैं, मीन सी लेवल से। अब मैं आपको उदाहरण देता हूं। आप रेलवे स्टेशन कभी गए हैं, रेलवे स्टेशन पे आपने, जैसे आपने डहरका बालाजी या किशनगढ़ रेनवाल आपने नाम सुना, वो नाम उस पर लिखा है, आप उस पर पढ़ रहे हैं और उस पर क्या लिखा है, किशनगढ़ रेनवाल, और फिर नीचे क्या लिखा है, औसत समुद्र तल से ऊंचाई 285 मीटर। या नई दिल्ली, औसत समुद्र तल से ऊंचाई 290 मीटर। तो ये क्या है, वहाँ पर कहाँ पर औसत समुद्र तल आ गया, पर वो जो ऊंचाई ली गई है, उस स्थान की ऊंचाई ली गई है, वो कहाँ से ली गई है, वो समुद्र तल से ली जाती है। हमारा लोवेस्ट पॉइंट क्या है, चेन्नई है। चेन्नई कहाँ, भारत में है, तमिलनाडु की राजधानी है। वहाँ का जो समुद्र तल है वो सबसे न्यूनतम है, वहाँ से ऊंचाई ली जाती है और वायुदाब लिया जाता है। समझ गए। अब खास बात, ये आप नोट कर लीजिए, कितना है दाब, औसत 1013.25 मिलीबार, जो कहाँ से लिया जाता है, समुद्र तल से लिया जाता है। क्लियर। अगला, वायुदाब को मापने की इकाई मिलीबार होती है, एमबी। 1 मिलीबार का मतलब क्या होता है, लिखिए, 1 मिलीबार का मतलब 1 वर्ग सेंटीमीटर पर, 1 वर्ग सेंटीमीटर, 1 वर्ग सेंटीमीटर पे आप क्या करें, 1 ग्राम का भार का बल। इस पे 1 वर्ग सेंटीमीटर, इस वर्ग सेंटीमीटर पर 1 ग्राम का क्या करूं मैं, भार लगाऊं, तो वो किसको दिखाएगा, वो दिखाएगा मिलीबार को। ये मिलीबार को रिप्रेजेंट करेगा, प्रदर्शित करेगा। समझ गए। आगे देखिए, अब बारी आई कि हम वायुदाब को मापेंगे किससे। मापने के लिए एक यंत्र है, बैरोमीटर। ये देखिए बैरोमीटर, और ये यंत्र है, दर्शन कीजिए इसके। बहुत सारी बातें इस यंत्र को देखने से ही आपके जहन में समझ आ जाएंगी, आपको समझ आएंगी बिल्कुल से। क्या क्या है देखिए। वायुदाब को मापने का यंत्र क्या कहलाता है, बैरोमीटर। ठीक है। अब आप देखिए, ये बैरोमीटर का चित्र है। आप इसमें देख रहे हैं न्यूनतम दिखा रहा है कितना, जैसे 980 यहाँ पर मार्क है, और वैसे न्यूनतम क्या है, 960 तक का एमबी दिखाया जाता है, मिनिमम, और अधिकतम 1080, 83 तो रिकॉर्ड किया ही गया था, मैंने आपको बताया साइबेरिया में। तो ये अधिकतम और ये न्यूनतम, ठीक है, लोवेस्ट। अब आप ये देखिए
कि वायुदाब जब बैरोमीटर को हम देखें, हमें बैरोमीटर दे दिया जाए और हम उसको निहारें, और वायुदाब में जब बैरोमीटर का अंकन नीचे गिरे तो नीचे गिरेगा मतलब क्या होगा, निम्न वायु दाब। जब वायु दाब क्या होगा, निम्न होगा। तो ये संख्या देखिए 980, 990, 900, 1010, 1020, और इधर क्या कर रहा है, यहां क्या हो गया, उच्च दाब, वायु दाब। अब आप ये देखिए, आपको इससे आसानी से मौसम का पूर्वानुमान लगा सकते हैं। आप खुद मौसम वैज्ञानिक बन जाएंगे। कैसे, देखो जरा इसको। जब आप कम वायुदाब प्रदर्शित करेगा, इसका मतलब होगा वायुदाब अगर गिर रहा है, निम्न हो रहा है, इसका मतलब है, ये चिन्ह देखिए किसका बना हुआ है, बादल हैं और वर्षा कर रहे हैं। यानी कि मूसलाधार वर्षा, चक्रवात का आना किससे संबंधित होता है, तूफान का आना, ये संबंधित होते हैं निम्न वायुदाब से। लो प्रेशर जब होगा तो तूफान आएंगे, और जैसे जैसे दाब क्या होगा, उच्चता की तरफ बढ़ता जाएगा। आप ये देखिए, बादल साफ हो गए, सूर्य देव निकल आए, और इस तरीके से बढ़ते बढ़ते सूर्य दिखाई दे रहा है। यानी कि ये किसको दिखा रहा है, साफ मौसम। कैसा मौसम है, साफ मौसम को प्रदर्शित कर रहा है। यानी कि उच्च दाब किसको दिखाएगा, साफ मौसम को। निम्न दाब किसको प्रदर्शित करेगा, तूफान या चक्रवात को। देखिए आगे, ये नोट कीजिए आप, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट, जो बात हमने कही उसको लिख लीजिए। तेजी से जब गिरावट होगी तो तूफानी मौसम का संकेत देती है, और बढ़ता साफ मौसम का संकेत देता है। बढ़ता क्या, बढ़ता दाब, बढ़ता दाब। यानी कि क्या, अगर उच्च दाब होगा तो क्या होगा, किसको दिखाएगा, साफ मौसम को दिखाएगा। देखा इस पिछले वाले में, उच्च दाब वायुदाब जो है तो कैसा मौसम है, सूर्य निकला हुआ है तो साफ मौसम है। यानी कि प्रति चक्रवात को दिखाता है, जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे। चक्रवात और प्रति चक्रवात भी वायुदाब से संबंधित है। बहुत तेज घूमने वाले तूफान हैं जिनके बारे में आगे चर्चा करेंगे। आगे देखिए, लास्ट में आता है पृथ्वी की वायुदाब पेटियां। अब पृथ्वी के ऊपर वायुदाब का वितरण कैसे कैसे है उसको समझ लेते हैं। बड़ा आसान है। ये चित्र जो है ये आपकी पुस्तक में भी दिया गया है, इसको गौर कीजिएगा, वीडियो को देखिए, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। तो पृथ्वी पर वायुदाब का वितरण कैसे है, देखिए। पृथ्वी पर प्रमुखता से कितनी वायुदाब पेटियां हैं, आपका उत्तर रहेगा 7। कितनी वायुदाब पेटियां, 7 वायुदाब पेटियों में पृथ्वी को विभाजित किया गया है। आप ये देखिए, ये 0 डिग्री विषुवत रेखा अक्षांश, ठीक है, ऊपर चल रहे हैं, ये उत्तरी गोलार्ध आ गया, ये आपका दक्षिणी गोलार्ध। अब आप, मैं नंबर लिख देता हूं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, और ये आपके 4 नंबर, ये 5 नंबर, ये 6 नंबर, और ये आपका हो गया 7 नंबर। यानी कि कुल मिला के कितनी वायुदाब पेटियां हो गई, समझ आ गया, 7 वायुदाब पेटियां हो गई। अब इनके नाम क्या क्या है वो देखिए। सबसे पहले क्या है, विषुवत रेखीय निम्न दाब पेटी, बीच में निम्न दाब पेटी। यहाँ पर क्या है, विषुवत रेखीय निम्न दाब, क्या है, लो प्रेशर बेल्ट है। यहाँ हाई प्रेशर बेल्ट है, यहाँ वापस से लो प्रेशर है, और यहाँ पर फिर से क्या है, हाई प्रेशर है। हाई प्रेशर समझ गए ना, उच्च दाब, लो प्रेशर मतलब निम्न दाब। अब आप ये देखिए, इन्हीं में फिर इस तरीके से यहाँ निम्न आ गया तो यहाँ क्या आएगा, उच्च दाब, ठीक है। यहाँ पर वापस से निम्न दाब, और यहाँ पर फिर क्या आ गया, उच्च दाब आ गया। यानी कि एक पेटी निम्न की तो दूसरी पेटी उच्च की, निम्न उच्च, इस तरीके से क्या होता है, इनमें बदलाव होता रहता है। तो गौर कीजिए, समझ आ गया। तो पहली का नाम क्या है, विषुवत रेखीय निम्न दाब पेटी, फिर उपोष्ण उच्च दाब पेटी, फिर अधो ध्रुवीय निम्न दाब पेटी, और ऊपर जाएंगे तो ध्रुवों पर क्या आएगा, ध्रुवीय उच्च दाब पेटी।
इसी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में उपोष्ण उच्च दाब पेटी आ गया, फिर अधोध्रुवीय निम्न दाब पेटी और ध्रुवीय उच्च दाब पेटी 90 डिग्री दक्षिण में। तो इस तरीके से हम पृथ्वी को बड़ी आसानी से वायुदाब पेटियों में भी बांट सकते हैं। इन्हीं के आधार पर पवनों का संचलन भी बना हुआ है, जो अगले वीडियो में देखेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आया, इसके लिए धन्यवाद। निरंतर वीडियो देखते रहिए और कुछ रोचक प्रश्नों को ऐसे ही हल करते रहेंगे। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।